नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शूट करने जा रहे हैं। उसको आपके सामने रखेंगे, आपको समझाएंगे क्या है। उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का। 9 सितंबर 2025 9 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का। तो उससे जुड़े कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। कौन से 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं ये समझ लेते हैं। राष्ट्र उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम अपनी मेन क्लास जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसको स्टार्ट किया जाएगा। ये वीडियो अलग से भी करंट अफेयर के रूप में रहेगी और आपके रेगुलर क्लास में भी ये अटैच रहेगी। चलिए समझते हैं कि हमारे जो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं, ये कैसे चुने गए हैं, कितने मत पाए हैं, कितने उम्मीदवार खड़े थे। इस बार 2 लोग खड़े थे, कौन कितना मत पाया है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए हैं, कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल में क्या लिखा गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन संस्था चुनाव करवाती है, विवादों को हल कौन संस्था करती है, या फिर इनके चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, या फिर इनको चुनाव लड़ने के लिए क्या जो है योग्यताएं होनी चाहिए। ये सब चर्चा हम करेंगे। अभी हाल की घटना सबसे पहले समझते हैं कि चुनाव और परिणाम का विस्तृत विवरण। चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, इसका क्या रिजल्ट आया है। ये देखिए हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। तो कभी कभी अगर पूरा नाम कहीं दे दिया एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना, कि ये क्या नाम दे दिया है। हो सकता है यही सीधे पूछ लेगा ना कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और सीपी राधाकृष्णन ना देके चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन दे दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। हाल फिलहाल लगभग लगभग 1 सालों तक ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक रहेगा एग्जाम्स के लिए, खासकर वनडे एग्जाम के लिए। पूर्ववर्ती मतलब किनको रिप्लेस करके बने, इससे पहले कौन थे? जयदीप धनखड़ जी थे। ये हमारे उपराष्ट्रपति थे इससे पहले। ये बीच में क्यों अपने पद को त्याग पत्र देते हैं? ये कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम बताते हैं और त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किसको देना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। किस डेट में चुनाव हुआ है? 9 सितंबर 2025 को। पृष्ठभूमि क्या रही है? वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था। तो अब पद खाली हो गया तो इसको जल्द से जल्द भरना है। तो जब जल्द से जल्द भरना है तो इसके लिए चुनाव होगा, चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग, देखा जाएगा अभी उसको, ठीक ना। उम्मीदवार कौन कौन थे? करंट घटनाक्रम जो देख रहे हैं, उम्मीदवार थे एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जो कि बीजेपी जिसकी मुख्य पार्टी है। बीजेपी के अलावा अन्य कई छोटी छोटी पार्टियां इसमें शामिल है, तो इसकी मुख्य पार्टी कौन सी है? बीजेपी। तो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन। इंडिया ब्लॉक मतलब विपक्ष के, इंडिया ब्लॉक मतलब कांग्रेस का जो अलायंस है उसको पहले यूपीए कहा जाता था, अब उसको क्या कह दिया गया? इंडिया अलायंस वो हो गया है। तो वो विपक्ष में उनका उम्मीदवार कौन था? बी सुदर्शन रेड्डी, ये इनके उम्मीदवार थे। ये कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ये रह चुके हैं जो विपक्ष में थे। तो विपक्ष का भी आप जानते रहिए। इसमें कई सारी बातें ऐसी पढ़ाई जाएंगी जो हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, डिटेल में बताया जाएगा ताकि आपको सब कुछ पता रहे। कहीं पे आपको, अगर आप देखिए ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी सब कुछ याद करने का, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 100 वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें 20 वर्ड याद रह जाए, बड़ी बात है। लेकिन अगर आप 20 वर्ड पढ़ेंगे तो वो कैसे याद रहेगा? फिर तो 2 वर्ड याद होगा ना इस हिसाब से, तो या 4 वर्ड याद होगा ना। तो हम लोग 100 वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें 20 से आपको याद रह जाएगा, तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ा जाएगा।
मतदान और परिणाम क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 667 वोट पड़े हैं। टोटल कितने पड़ने चाहिए थे, 245, 545। वैध मतों की संख्या 752। देखिए 667, सॉरी 767 वोट पड़े और वैध कितने हैं, 752। प्रॉब्लम क्या हो, जो 15 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ये अवैध क्यों किए गए? हो सकता है उम्मीदवार जो इलेक्ट करने गए हों, जो मतदाता रहे हों, जो हमारे सांसद होते हैं, उन्होंने निर्धारित पेन होते हैं, निर्धारित पेन से मत देना पड़ता। जब हम उपराष्ट्रपति के चुनाव को डिटेल से पढ़ेंगे, जब टॉपिक में पढ़ेंगे, वहां पे हम बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या क्या प्रमुख शर्तें होती है। यहां बस हम आर्टिकल का जिक्र करेंगे, पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे अब, क्योंकि वो सारी बातें क्लास की रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो वैध पेन से नहीं दिए होंगे, कुछ लोग अपना प्रेफरेंस सही से नहीं दिए होंगे। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव प्रणाली होती है वो अनुपातिक चुनाव प्रणाली होती है। मत पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। इस आधार पर वोट दिया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, ये क्लास का टॉपिक है, क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो 15 मत इन्हीं आधारों पे कुछ लोग जो है, एक गुप्त मतदान होता है तो कुछ लोग दिखा दिए होंगे, कोई लोग प्रेफरेंस अपना सही सिलेक्ट नहीं किए होंगे, किसी का पेपर फट गया होगा, तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से 15 मत अवैध हो गए। तो टोटल वैध मत कितने थे, 752। टोटल मत कितने थे, 767। इनको सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले हैं, 452 वोट मिले हैं। प्रथम वरीयता इनको दी गई थी 452 जगह पे। प्रथम वरीयता क्या होती है, द्वितीय वरीयता क्या होती है, फिर जो है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसका टॉपिक है। बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 मत मिला है। 300 मत ये पाए हैं जो अपोजिशन वाले थे, कौन, सुदर्शन रेड्डी, 300 मत। और 452 मत कौन पाए हैं, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। ये याद रखिए आप लोग। ये जो हम फैक्ट बता रहे हैं, जो नंबर बता रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम सबसे इंपॉर्टेंट था, कौन से बने 15 में बने थे, इनका पूरा नाम देख लीजिए, या इसके पहले किन किन पदों पे आसीन रह चुके, किन किन पदों पे सर्विस अपनी दी है, कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ लिया जाता है, तो उस पर भी हम आएंगे। जीत का अंतर कितना रहा है, 152 वोटों के भारी अंतर से इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है ना, आप देख लीजिए 300, 452 माइनस 300 करेंगे तो कितना होगा, 152 ही तो होगा। इतने मतों के अंतर से ये जीते हैं। जीतने के लिए कितने मत चाहिए होते हैं वैध मतों का, 50% + 1, 50% + 1, जितने वैध मत पड़ते हैं। वैध मत टोटल कितने पड़े हैं, 752। अगर इसका 50% अर्थात 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए, 376, 376 होगा। अब 376 + 1 चाहिए होगा इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए, और ये पाए कितना है, 452 पाए हुए, इसलिए उपराष्ट्रपति बन गए। अब देखते हैं हम कितने आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कितने आर्टिकल हैं, उपराष्ट्रपति जो बात करते हैं वो कितने आर्टिकल हैं। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये इसमें क्लियर किया गया है। बस इतना बात लिखेंगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्त, मतलब अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पद दे देते हैं या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, किसी अन्य कारणों से वो अपने पद पे आसीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्य का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं उस समय वो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा उनका निर्वाचन करवाया जाता है। इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, दोनों सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का निपटारा करेगा। आर्टिकल 71 के तहत चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा। और चुनाव करवाता कौन है, चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, ये जब भी अपने पद पर चुने जाएंगे 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। जैसे वर्तमान जो जयदीप धनखड़ जी थे वो बीच में अपना कार्यकाल छोड़ दिए, तो अब जो नए राष्ट्रपति आएंगे ये अगले 5 साल तक रहेंगे, बचे हुए कार्यकाल तक नहीं। अर्थात
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। मान लीजिए जयदीप धनखड़ ने 2 वर्ष का कार्यकाल संभाला है, तो बचा कितना, 3 वर्ष। तो ऐसा नहीं होगा कि बस ये 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे अब ये फिर से 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, अर्थात अब इनका कार्यकाल कब तक चलेगा, 2030 तक इनका कार्यकाल चलेगा। बीच में इस्तीफा त्यागपत्र दे सकते हैं या इनको हटाने की प्रक्रिया भी है। कैसे हटाया जाएगा ये देखिए। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर भरने के लिए निर्वाचन तत्काल होना चाहिए। निर्वाचन कौन करवाएगा, चुनाव आयोग। मान लीजिए जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते, तब तक इस पद को आप रिक्त नहीं करेंगे। इनके जगह पे अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो जब नए राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आते हैं तब उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा या अपने पद से वो पद से युक्त होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये भी बात ध्यान देने वाली है। या राष्ट्रपति किसी को नामित कर देगा कि आप हमारी तरफ से जाइए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाइए, तो कोई नामित व्यक्ति भी, लेकिन राष्ट्रपति के नाम की शपथ होती है। साथ में हम थोड़ा यहाँ डिटेल में समझते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट बनना है, हमको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 लोग ये प्रस्ताव रखें सदन के समक्ष कि हम जो है एक्स नाम के व्यक्ति को नॉमिनेट, प्रस्ताव देते हैं कि इनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा किया जाए या ये लड़ेंगे, और 20 लोग इसका अनुमोदन करेंगे कि ठीक है भाई, आप 20 लोग कह रहे हैं, 20 लोग प्रस्ताव लाए, 20 लोगों ने इसका अनुमोदन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में ये उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। साथ में यहाँ पे और देखा जाए तो 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। बाई चांस ये जमानत जब्त होती है तो 15,000 रुपए इनको जमानत राशि देनी पड़ेगी। एक चीज यहाँ पे फैक्ट है। 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक आपने देख लिया। नॉमिनेटेड मेंबर ही और इलेक्टेड मेंबर दोनों इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, किसी संवैधानिक उल्लंघन पे इनको हटाया जाएगा, और इनके हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में इसका प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, परंतु राज्यसभा में जब प्रस्ताव आएगा तो प्रभावी बहुमत, मतलब रिक्तियों को हटा दिया था। प्रभावी बहुमत क्या होती है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। प्रभावी बहुमत से इनको राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा। लोकसभा में हम उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। प्रभावी बहुमत आप क्या होता है, 50 मिनिमम जो है 50% मत होना चाहिए। किसका, उपस्थित और मत देने वालों का। ठीक है ना। रिक्तियां माइनस की जाती हैं। टोटल मान लीजिए, अगर समझाई देते हैं यहाँ पे 245 सदस्यों की बात होती है, 245 सदस्य हमारे राज्यसभा में होते हैं। अब इसमें से कुछ लोग या तो डेथ हो गई या अपने पद से इस्तीफा दिए, वर्तमान संख्या मान लेते हैं 240 है। ठीक है। अब ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए, 240, 245 का नहीं, 240 का, मतलब 120 सदस्य प्लस 1। इतने लोग अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पारित कर देते तो उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। अब यह प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा प्रभावी बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा इसको पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आती है, उपराष्ट्रपति के लिए आसान सी प्रक्रिया है कि राज्यसभा पहले अनुमोदन लाएगी। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुमोदन नहीं लाया जाएगा। यह जहां से क्वेश्चन आने की संख्या सबसे ज्यादा होती है कि हटाने में जो है, इलेक्शन में कौन कौन से होते हैं और हटाने में कैसे, हटाने प्रक्रिया क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। आर्टिकल आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। अब समझते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हमारे उपराष्ट्रपति इतने बड़े पद पे अगर ये आसीन हुए हैं तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। जिला कौन सा, तिरुपुर जिला। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वीओ चिदम्बरम कॉलेज, ये कॉलेज वॉलेज आप पढ़ लीजिएगा, पीपीटी हम दिए हैं, अगर ज्यादा डिटेल में आप पीपीटी अपलोड कर देंगे हम लिंक में, वहां से आप पढ़िएगा इनके छात्र जीवन में क्या रहा। महत्व थोड़ा समझते हैं कि ये तमिलनाडु से थे, और तमिलनाडु के 2 और प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए, राधाकृष्णन ये भी, राधाकृष्णन वो भी थे। वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने हुए आए थे। कब से कब तक कार्यकाल संभाले हैं, 1952 से लेके 1962 तक। उसके बाद 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद पर भी रहते हैं।
उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में अगर समझा जाए तो ये उपराष्ट्रपति कब तक रहते हैं? उपराष्ट्रपति ये रहेंगे आपका 1952 से 62 तक, और यही राष्ट्रपति के पद पे कब से कब तक रहेंगे? एज प्रेसिडेंट ये रहेंगे 1962 से 67 तक। इन्हीं के नाम पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, अभी जल्दी मनाया गया है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद एक आर वेंकट रमन भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे अपने देश के। कब से कब तक? 1982 से 1987 तक ये वेंकट रमन की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के पद पे रहे और 1987 से 1992 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। ये दक्षिण भारत के ओबीसी वर्ग से आते हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन की बात हुई थी, ठीक ना। राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनके देखते राधाकृष्णन ने कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसको कहा जाता है आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। ये सब आप पीपीटी में पढ़िएगा। तमिलनाडु भाजपा सचिव कब नियुक्त हुए, क्या हुआ? संसदीय कार्यकाल ये पढ़ लिया। लोकसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। कब से कब तक? 1998 से 1999 से 2 बार ये चुने गए थे। कहां से? कोयम्बटूर से। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं क्या ये कभी लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, हाँ या नहीं में भी आ सकता है, ठीक है ना। या कब से कब तक नहीं, कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो 1998 से 1999 के बीच एक ही साल में 2 बार ये चुने जा चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। 2 बार ये लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। सांसद के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों का, ठीक है, वो समितियों का कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण पद, ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी वर्तमान में जब तक ये अपना जो है शपथ नहीं ग्रहण करते तब तक ये कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में। झारखंड के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं, राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष। तमिलनाडु के हर पार्टी का एक स्टेट प्रेसिडेंट होता है, तो तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए, ये रहा अभी तक का हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा के लिहाज से, साथ में सब कुछ परीक्षा के लिहाज से जाना जरूरी नहीं था, परंतु इसको डिटेल में बताया गया कि आप एक इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा तो उसके बारे में सब कुछ जानते रहिए, ठीक है, कि माहौल बनाने में काम आए, कि चाय पीते हुए माहौल बनाया जाए चौराहे पे। चलिए, तो आज की मेन क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये क्लास हो सकता है आपके पास कुछ दिन बाद आई हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा किस डेट में राष्ट्रपति चुने गए, उसको देखिए। अपनी पाठशाला है, पाठशाला में आप पढ़िए। ये पाठशाला फिजिकल दिखाई, लेकिन वर्चुअल पाठशाला भी चल रही है आप लोगों की। यहाँ पे हमारा उद्देश्य रहेगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका बेसिक क्या क्लियर करवाया जाए। उसके बाद जब सारे सब्जेक्टों का, खासकर एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक भी जीएस का हिस्सा होता है वनडे एग्जाम्स में, ठीक है ना। इन सब जो प्रमुख, इकोनॉमी हुआ, इन सबको हम बेसिक जो इनका होता है, जो कि सबको जानना चाहिए, चाहे वनडे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी कर रहे हैं, या आम जनता भी हो, उसको भी जानना चाहिए, उतना हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आने वाले समय में देखा जाएगा कि आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो स्पेशल एसएससी के लिए बैच लाई जाएगी, या फिर जो है यूपीएससी के लिए बैच लाई जाएगी, पीसीएस के लिए बैच लाई जाएगी, वो आप लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा होगा। परंतु अभी जो है ये जो क्लासेस चल रही है सबको पढ़ना जरूरी है। तभी हम, ऐसा नहीं हम एसएससी क्लास में जो यहाँ पढ़ा चुके हैं वही दोबारा पढ़ाएंगे, वहां सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ाएंगे। यूपीएससी में थोड़ा उसको और एडवांस पढ़ाएंगे, ये चीजें रिपीट नहीं करेंगे। ये पॉइंट कभी भी आएंगे जो हम पढ़ा चुके हैं तो हम रेफरेंस दे देंगे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है अपने बेसिक क्लास में। तो ये बेसिक क्लास आपकी चल रही है सारे सब्जेक्ट की। हमने पिछले क्लास में कर लिया था कहाँ तक? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी थे सब कंप्लीट हो गए थे। अब देखा जाएगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की भैया प्रीवियस ईयर के दम पे हम आके आपको बता दें हाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दें, देखिए हम हमारे सारे पढ़ाए हुए से आया है। तो ये सही नहीं, ऐसा क्लेम करना सही नहीं है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये समझिए कि ऐसा नहीं अकेले हम बनाए, हमारी संस्था में और लोग हैं, 3-4 लोग हम लोग मिल काम करते हैं, हम नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये मत कहिए कि सर आप ही तो पढ़ाएं, आप ही अपने हिसाब से बना दिए होंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद भी जाके कोई टेस्ट सीरीज उठाइएगा संवैधानिक विकास पे, आप देखिएगा तो लगभग लगभग चीजें मिल जाएंगी। कुछ फैक्ट नहीं मिलेंगे तो उतने फैक्ट
जब स्पेशल बैच चलाई जाएगी एसएससी या यूपीएससी को, उसमें अलग से बता दिया जाएगा। बेसिक जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट हमेशा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस है यहाँ पे, आपको फैक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट की बातें की जाएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। कहाँ चला गया? प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए आप लोग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये क्लास में पढ़ाया गया है। कैसे? पहली बार रेगुलेट करने के लिए एक्ट कब आया? 1773। अब उनको कहा गया कि आपको जो है बताना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है ना हमने, डिटेल में पढ़ा है। 1781 का सेटलमेंट एक्ट, उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं याद आता, कोई बात नहीं, इंसानी दिमाग भूल भी जाता है। यहाँ हम थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देंगे, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहे हैं, कब समाप्त किया गया आप बताइए? 1813 में चाय और चीन को छोड़ के बाकी सब खत्म किए थे, पूर्ण रूप से समाप्त 1833 में हुआ है, तो ये तो नहीं ही होगा, एलिमिनेट कर दिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग करना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, होल्ड करते हैं, आगे वाले भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना कब किया गया है? ये 1813 के एक्ट में। भारत में पहली बार एक केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान, ये कहां किया गया? भारत में केंद्रीय विधानमंडल होगा। संघ के शासन की बात कब हुई है? एक बार दोबारा रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है। देखते कंपनी में वाणिज्यिक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्यों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी एक बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, वहां से ये क्वेश्चन है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था? बताया था हमने 1833 में। नहीं याद है तो हिंट तो दे ही दिए, 1833, जाके रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाए हैं तो भाई, अगर एग्जाम वाले हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं एग्जाम वाले बस क्यूरियोसिटी के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का अंत हुआ और क्राउन का शासन आया? आप बताइए, इन दोनों में से कौन सा रहेगा? सोचिएगा, अब यहाँ टाइम थोड़ी हम आपको सोचवाएं। 1858 का एक्ट। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, कम्युनल इलेक्टोरल की बात 1909 के अधिनियम की बात की जा रही है, 19 के 9 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? प्रांतों में की गई थी 1919। क्या बताया था हमने? रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, जवाबदेह नहीं होती, ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। इस पे गवर्नर जनरल की विधायी परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। दोहरा शासन हुआ ना, केंद्र में कब होगा? 1935 में केंद्र में कर दिया जाता है, और प्रांतों से समाप्त किया जाता है, प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्ता दी जाती है। प्रांतों में पहली बार स्वायत्ता कब दी गई थी? 1861 के एक्ट में। ये कहा गया था बंगाल, मद्रास, ये लोग और बॉम्बे अपना खुद का कानून बना सकते हैं, ये प्रांत। परंतु आखिरी निर्णय किसका रहेगा? गवर्नर जनरल का। तो पूर्ण स्वायत्ता नहीं है, परंतु 1935 में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी जाएगी और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया जाएगा। चलिए अभी आगे क्वेश्चन में आ जाएगा वो, तो इसका कौन सा रहेगा? 1919। प्रश्न नंबर 7,
किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल 1919 का अधिनियम। स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट कहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली बताए थे, वहां पे लोकसभा राज्यसभा से कंपेयर भी किया गया था। ठीक है, तो 1919 का अधिनियम। किस अधिनियम को अखिल भारतीय संघ फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया था? 1935 के अधिनियम में ये भी बताया गया था कि जो प्रांत चाहे वो संघीय भारत में शामिल हो सकते हैं और कुछ प्रांत अलग रहना चाहे तो वो अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम सब पढ़ाया हुआ है, हम बनाए इसलिए नहीं है, आप लोग भी मिलाइएगा, सब पढ़ाया हुआ ही रहेगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? देखिए अधिनियम कौन सा था? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसके आधार पर स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में हुई थी। इस अधिनियम के आधार पर 2 साल बाद 1937 में हुई थी। आगे क्वेश्चन भी उस पे है, किस अधिनियम ने भारत के लिए भारतीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया? भारतीय परिषद, भारत आजाद होगा 1947 में, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद समाप्त कर दी जाएगी, तो भारतीय परिषद को समाप्त किया जाएगा 1947 के अधिनियम में। किस मिशन ने भारत में एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया? देखिए एक शॉर्ट्स भी हमने इस पे डाल रखा है, एम एन रॉय बता देते, लिखने ज्यादा टाइम जाएगा। 1934 में एम एन रॉय क्या कहते हैं? पहली बार संविधान सभा का विचार रखते हैं। 1935 में कांग्रेस इसको अप्रूव कर देती है कि हाँ ठीक है, इस प्रावधान को समर्थन देती है अपना। पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन द्वारा ये कहा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये कहा गया कि भारत की एक संविधान सभा गठित की जाएगी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, वो भी कहता है संविधान सभा गठन की जाएगी। गांधी जी क्या कहते हैं इस पे कि पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, उसके बाद फिर बेवेल योजना में संविधान सभा गठन की बात की जाती है। अंततः कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन होता है। प्रस्ताव कब रखा गया? ब्रिटेन द्वारा। पहली बार चर्चा एम एन रॉय कर रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व 1935। 1940 में पहली बार प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव द्वारा दिया जा रहा है, परंतु यहां पर अगस्त प्रस्ताव कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो सेकंड कौन सा रहेगा? क्रिप्स मिशन। इसका सही कौन सा रहेगा? क्रिप्स मिशन। प्रस्ताव की बात है, गठन की बात नहीं। गठन की बात आती तो हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, साथ में एक और उद्देश्य था, अंतरिम सरकार भी भारत के लिए बनाई जाएगी। संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, वहां पे हमने कहा था सर एलिजा इम्पे, और पीपीटी में भी अच्छे से लिखा गया है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 के अधिनियम से, और वीटो की शक्ति 1892 के अधिनियम से। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के आधार पर होती है, परंतु स्पेशली जब इसको संवैधानिक दर्जा या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधिनियम द्वारा मान्यता देती है, वो है 1935 का अधिनियम। दोनों के लिए 1935 का अधिनियम आएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको? गवर्नर जनरल को दे दी जाएंगी। गवर्नर जनरल, आज भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं है। प्रश्न 17, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की? प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब हो रहा है? 1919 में। ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं। उसके बाद प्रांतों को स्वायत्ता पहली बार कब दी गई? 1861, ये भी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताएं। पूर्ण स्वायत्ता कब दी जा रही है? 1935 के अधिनियम में। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका क्या? संविधान सभा गठन। दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया लग रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? देशी रियासतों को 93 सीटें, 292 सीटें जो है प्रांतों को, 4 सीटें जो कमिश्नर को, कमिश्नरेट को की गई थी। टोटल उस समय कमिश्नरेट थे। कमिश्नरेट क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं, हम बताए तो वहां हमने चर्चा नहीं की थी, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। आज भी कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे उस समय कमिश्नरेट होते थे, जहां पे
प्रांतों को उस पर कानून लागू करने का अधिकार नहीं होता। उस पर अधिकार किसका होता? आज समय में राष्ट्रपति, उस समय गवर्नर जनरल का होता था। तो गवर्नर जनरल आज के राष्ट्रपति आज के समय में कैसे करता है? एलजी को नियुक्त करता है। और साथ में आज भी 3 जगह पे कमिश्नरेट है, मतलब अपना प्रशासनिक अधिकारी, वहां एलजी नहीं होते हैं। तो वो कौन सी 3 जगह है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दोनों को मिला के 2020 में एक कर दिया गया। उसके पहले 2 थे, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अलग था, अलग केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मर्ज किया गया। कब? 2020 में। तो दादर नगर हवेली, डी लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी जितनी भी जगह है, यहाँ पे कौन है? कमिश्नर के माध्यम से यहाँ पे प्रशासन चलाया जाता है आज भी। और बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने बचे वर्तमान में? कितने? 8 है। 5 जगह पे आज भी जो है एलजी के द्वारा शासन किया जाता है। कई जगह खुद की जो है परिषदें भी हैं, पढ़ाया जाएगा वो डिटेल में। तो उस समय भी 6 जगह कमिश्नरी प्रांत थे, जहां पे गवर्नर जनरल को शक्ति थी कि वो जो है वहां पे प्रांतों को कोई अधिकार नहीं, गवर्नर जनरल अपने हिसाब से शासन चला सकता है वहां पे। इस वजह से 6 जगहों पे कमिश्नरेट नियुक्त किए गए थे। ये जो 4 लोग चुने गए हैं, 6 की जगह 4 ही लोग क्यों चुने गए? कुछ कमिश्नरेट छोटे थे, तो इसके लिए 4 जगहों पे। इसमें बलूचिस्तान एक रहेगा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। कार्गो एक रहता है, कार्गो, ठीक है ना। कार्गो ऐसे भी लिखा जाएगा, कोआर्गी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। कोआर्गी, कोआर्गी, ठीक है ना, ये भी लिखा जाता है। एक यहां से थे कोआर्गी से, या कार्गो कह लीजिए, इंग्लिश में कार्गो भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक थे आपके वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी एक रहेंगे, एक बलूचिस्तान से रहेंगे, और एक शायद दिल्ली से थे, देखना पड़ेगा एक बार, दिल्ली से ही थे वैसे, ठीक है। पीपीटी हम उसकी प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, किस योजना ने भारत को 2 अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया? सबसे पहले माउंटबेटन योजना प्रस्ताव देती है, उसके बाद इनका डिवीजन किस आधार पर होता है? भारत स्वतंत्रता नियम 1947। तो कहाँ गया? बेवल योजना, माउंटबेटन योजना, ठीक है, इसका रहेगा माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 के अनुसार वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, और प्रत्येक डोमिनियन के लिए कौन सा प्रदेश, कौन सा पद बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद। भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे आंसर रहेगा। अब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने रखा था? एम.एन. रॉय, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई 1934 में। संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1946, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगर नहीं भी इसको आता रहेगा तो आप बताइए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, मिला लीजिए, 46 कहाँ? ये दोनों 100% गलत हो जाएंगे, चुनाव तो इससे पहले होगा, इसमें इसमें कंफ्यूज थोड़ा बहुत हो सकता है, आप लोग हो जाए, मत होइएगा, काफी डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को हुए, 9 दिसंबर 1946। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी कब होते हैं? ये होते हैं 11 दिसंबर को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था, अपनाया जाना और लागू करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम कहते हैं प्रस्तावना के माध्यम से हम 26 नवंबर 1946 को इसको आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं, तो इसका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। जबकि अगर बात आती है कि इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार, ये पीपीटी में भी आपको दिया गया, समझाया भी है क्लास में। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उसके अस्थायी अध्यक्ष। प्रश्न 29 देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, अपनाया, फिर वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लागू करना और अपनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, तो आप सेम ऑप्शन के साथ मार दीजिए वही। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये हो सकता है किसी वनडे एग्जाम में पूछ ले। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। इतने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सब क्लास में बताया गया है आप लोगों को। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? फिर रिपीट हो गया, एम एन रॉय ने दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल, वायसराय थे हालांकि उस समय। किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बताया थे ना अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आया था 1909। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को किस अधिनियम के तहत अलग अलग कर दिया गया था? तो 1919 के एक्ट के तहत। कहा गया, देखिए सब आंसर दिया रहेगा, ठीक है ना। ये पीपीटी हम अपलोड कर देंगे, आप बाद में आंसर भी मिलाइएगा। अब हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा वनडे एग्जाम के वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए जैसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं, कंफ्यूजन होती है, ऐसे क्वेश्चन हम आगे कम से कम 10 क्वेश्चन तो देखेंगे ही। प्रश्न एक क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिए यहां तक तो सही दिख गया, हो सकता है यहाँ पे गलत कर देता तो अच्छे से पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है। इसने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। प्रथम दृष्टया यह जो है सही रहेगा, लेकिन थोड़ा क्लास में भी हो सकता है इसकी चर्चा डिटेल से ना की गई हो, या आप बताए रहे होंगे कि केंद्र में द्वैत शासन की बात की गई थी कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाएगा, ठीक है ना, परंतु कांग्रेस के विरोध के कारण केंद्र में द्वैत शासन लागू हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो शुरुआत की, आप शुरुआत नहीं हुई है, प्रावधान किया गया है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आता केंद्र में द्वैत शासन की, केंद्र में द्वैत शासन लागू, इसका प्रावधान कब किया गया था? 1935 के एक्ट के, फिर ये सही हो जाता। लेकिन अगर ये कहता कि शुरुआत कब की गई है तो इस हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। इसने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, ये भी सही है, तो इसमें 2-3 सही होंगे। भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में राज सचिव के कार्यकाल, कार्यालय को समाप्त कर दिया। राज सचिव कार्यकाल ये भी बताया गया था एकदम क्लास में कि राज सचिव का पद अब समाप्त कर दिया जाएगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इसने भारत के वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। वायसराय का पद समाप्त होके अब जो है यहाँ पे कौन आ जाएगा? गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सही है दोनों। इसने भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। भारत को एक संप्रभु गणराज्य ये नहीं घोषित करता। 1947 का एक्ट भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित नहीं करता है। भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू होता है। तो स्टेटमेंट तीसरा यहाँ पे गलत है। तो पहला और दूसरा सही, ये तीसरा गलत कर लीजिए, पहला दूसरा सही है। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसे एक प्रशासनिक निकाय बना दिया। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1833 का एक्ट एक बार रिकॉल करिए माइंड में, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, तो एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। स्टेटमेंट तो सही है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऐसा क्या 1861 के एक्ट में पहली बार भारतीयों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कौन कौन से थे? 3 लोग डाला गया था, ठीक है ना, महाराजा पटियाला, राजा बनारस और सर दिनकर राव। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। कंपनी केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य सौंपना, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने वहां बताया था कि कंपनी अब वाणिज्यिक संस्था नहीं रहेगी, अब वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इसमें बी सही कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देते, भारतीय परिषद नियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, अभी वन लाइनर भी हमने ये क्वेश्चन किया है। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस कर दी, ये भी बात सही है। पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता नहीं, तभी आंशिक प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई है यहाँ पे। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है, पोर्टफोलियो प्रणाली को इसने शुरू कर दिया था, समाप्त नहीं किया था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बीच मुख्य अंतर क्या था? 1909 के अधिनियम में, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो माइंड में एक बार 1909 का अधिनियम आप सोच लीजिए, एक बार 1919 के, एक बार रिकॉल कर लीजिए सब कुछ। ऐसा नहीं बस क्वेश्चन पढ़े सीधे ऑप्शन देखने लगे, एक बार रिकॉल करिए दोनों चीजें, उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ना शुरू करिए।
ठीक है ना। 1909 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये 1919 के अधिनियम का प्रावधान है, तो यहीं तक ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, आगे भी पढ़ लेते हैं। जबकि 1919 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया, यहाँ पे 1935 होता तो स्टेटमेंट सही होता, परंतु ये स्टेटमेंट गलत है। 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जबकि 1919 के अधिनियम ने इसे सिखों और ईसाइयों तक विस्तारित कर दिया। ये तो सही है। कम्युनल इलेक्टोरल की बात की गई 1909 में, किसको? मुसलमानों के लिए, फिर उसका विस्तार किया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या प्रमुख अंतर, प्रमुख अंतर क्या था? तो हाँ ठीक है, ये सही है। और देख लेते हैं आगे भी। 1909 के अधिनियम ने बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जबकि 1919 के अधिनियम बजट पर बहस करने की अनुमति, बजट पर बहस करने की अनुमति पहले ही मिल गई थी 1892 में, हम चर्चा कर सकते थे, परंतु वोटिंग का राइट नहीं मिला था वहां पे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। डी देखते हैं। 1909 के अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की। द्विसदनीयता केंद्र में नहीं, ये 1919 के अधिनियम में हुआ था, जबकि 1919 के अधिनियम में इसे प्रांतों में शुरू किया गया, ऐसा नहीं है। ये 1919 के अधिनियम, यहाँ 1919 रहता है और यहाँ 1935 होता, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये भी गलत है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला आंसर रहेगा। ऐसे हमको सारे क्वेश्चन को डिटेल में पूरा देखना रहेगा, पहले समझे, पहले माइंड मैप बनाएंगे, उसके बाद सही होगा। अगर पहले ही आप सही करने की कोशिश करेंगे तो नहीं सही होगा, माइंड मैप बनाना जरूरी है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित करने वाला अधिनियम माना जाता है। क्यों दोहरी सरकार? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आप नाम सुने हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्लास में देखिए, जाकर रिवाइज करिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो गई। इसका क्या प्रावधान था? ये कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को देखेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी? वाणिज्यिक कार्यों को देखेगी। तो दोहरी शासन व्यवस्था हो गई। तो अब देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कह रहा है, स्थापित निम्नलिखित में कौन से दो निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका सही आंसर रहेगा एक और दो। एक और दो कहाँ पे है? सही आंसर हो गया। देखिए, तो जैसे देखिए यहाँ पे आया, तो हमने ऑप्शन देखने से पहले पहले क्या पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में समझा कि द्वैध शासन कह रहा है, तो कहाँ पे वहां पे क्या प्रावधान थे, पहले माइंड में हमने बनाया, उसके बाद हमने ऑप्शन देखा। पहले ऑप्शन देखते तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है हमको। ठीक है। भारत सरकार नियम 1919 के तहत लागू द्वैध शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व सब्जेक्ट का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ऐसा सही था, कार्यकारी परिषद ही करती थी, रिजर्व सब्जेक्ट थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उनकी मंत्रियों द्वारा किया जाता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। हस्तांतरित विषयों के मामले में मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं थे, ऐसा नहीं था, ये जवाबदेह थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये लोग जवाबदेह नहीं रहेंगे, रिजर्व सब्जेक्ट वाले जवाबदेह नहीं रहेंगे, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट वाले, हस्तांतरित विषय वाले जवाबदेह रहेंगे। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सी वाला इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक तानाशाही का सिद्धांत स्थापित किया? संवैधानिक तानाशाही, ठीक है ना, क्योंकि इसने गवर्नर जनरल को बहुत अधिक विवेकाधीन शक्तियां दी, कार्यकारी परिषद से भी ऊपर गवर्नर जनरल ज्यादा शक्तियां दी जा रही। 1935 के अधिनियम में ऐसा किया गया था, तो इसमें 1935 का अधिनियम कहीं यहाँ पे है, 1935 का अधिनियम इसका सही आंसर रहेगा। हमने वहां बताया था ना, संघ राज संघ प्रांत समवर्ती सूची, और जो अफसर शक्तियां किसके? गवर्नर जनरल के पास चले गए, उसका स्वयं का विवेकाधीन शक्तियां उसकी है, कार्यकारी परिषद कुछ नहीं कर सकती उसमें। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1858 को लागू करने के पीछे कौन सी प्रमुख घटनाएं थी? क्यों लागू किया गया था? 1857 क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, 1857 का विद्रोह, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना है, बंगाल विभाजन 1905 की घटना है, ये भी नहीं रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 घटना है, ये भी नहीं रहेगा। तो कौन सा रहेगा? ये सब देखिए बाद की घटना है, सिर्फ ये पहले घटना है, इससे भी आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए? 1813 की बात की जा रही है, देखते हैं क्या था 1813 के चार्टर एक्ट का प्रावधान क्या था। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति, वही देखिए स्टेटमेंट सारे रहेंगे। क्या 1 लाख रुपए अलग रखे गए, धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, साथ में चाय का व्यापारिक अधिकार, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही आपके रहेंगे। वही है ना, देख लेते हैं एक बार। ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, ठीक है। शिक्षा के लिए 1 लाख, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार बनाए रखा, ठीक है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। बाकी 5 क्वेश्चन और हैं। ये आज की क्लास टाइम ओवर हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इनका सबका सॉल्यूशन मैंने जो है आगे आपको दे दिया है कि क्या इसका सही आंसर रहेगा, इसकी व्याख्या क्या रहेगी।
2 3 यहाँ पे सब देखिए, आपको मिल जाएगा। पीपीटी हम अपलोड कर देंगे, बाकी 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए। सब हम करवाएंगे तो क्या मजा रह जाएगी, आप लोगों को पढ़े और ना पढ़े। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी, और आप लोग पढ़ते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको और सब्जेक्ट, जियोग्राफी जैसे, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट भी लाए जाए। पॉलिटी अभी पढ़िए, परेशान ना होइए, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट लाए जाएंगे, और साथ में सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।